नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लोक सदन के संगठन के बारे में हमने देख लिया था कि लोक सदन का संगठन कैसा होता है ब्रिटेन के अंदर, कितनी सदस्य संख्या होती है, कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, कहां कहां से चुने जाते हैं, किस पद्धति के तहत चुनाव होता है लोक सदन के सदस्यों का। ये सब कुछ हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि लोक सदन का संगठन किस तरह होता है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो लोक सदन के कार्य और अधिकारों की करेंगे कि लोक सदन के कार्य और अधिकार क्या है। देखिए, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम। लोक सदन के कार्य व अधिकार, इसके संदर्भ में हम कुछ बातों को लेकर के आज बात करने वाले हैं कि लोक सदन के संगठन को हमने देखा, जो चीज देख चुके हैं हम। क्या देख चुके हैं? लोक सदन के अंदर हम जो जिन बातों पर चर्चा कर चुके हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। उस पर हम देख चुके हैं निर्वाचन, देख चुके हैं निर्वाचन पद्धति हमने देख ली, प्रक्रिया देखी। इसके बाद हमने निर्वाचन देखा, निर्वाचन की प्रक्रिया देखी, पदाधिकारी देखे, इस पर हमने चर्चा की। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अधिकार और कार्य करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे? लोक सदन के कार्य, लोक सदन के कार्य। पहला जो लोक सदन कार्य जो हम देखने वाले हैं वो है विधायी कार्य। देखिए, अगर हम विधायी कार्यों की बात करें तो विधायी कार्य से सीधा सीधा मतलब, विधायी कार्यों से हमारा सीधा सीधा मतलब कानून निर्माण से होता है ना। तो विधि निर्माण में कॉमन सभा है, उसके पास व्यापक विशेष अधिकार प्राप्त है। किसी भी विषय पर कॉमन सभा कानून बना सकती है। किसी भी कानून को बनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और सम्राट की आवश्यकता होती है। चाहे हम कोई सा भी कानून बनाए, छोटा कानून, बड़ा कानून, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कानून हो, चाहे वित्तीय कानून हो, चाहे साधारण कानून हो, कानून कोई सा भी हो, उसमें कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और सम्राट, तीनों की सैद्धांतिक अनुमति की आवश्यकता होती है। एक नियम चलता है कि कानून हमेशा बनेगा तो किस तरह बनेगा कि चाहे लोकसभा में रखा, चाहे राज्यसभा के अंदर रखा जाए, कोई से भी किसी भी केवल वित्तीय कानून को छोड़ करके सभी कानून किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। उसके बाद एक सदन में से पास होते हैं, उसके बाद दूसरे सदन में जाते हैं और उसके बाद सम्राट के द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उस विधेयक को कानूनी रूप दिया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है किसी भी कानून के निर्माण की, जो हमारे यहाँ पर भारत में और ब्रिटेन में एक जैसी है। अब ये सब कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन वास्तविक रूप से देखे जाए तो विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा के पास व्यापक विशेष अधिकार है, व्यापक अधिकार है। अब वो किस तरह, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि विधि निर्माण में कॉमन सभा या लोक सदन एक ही बात है, को व्यापक अधिकार है। सैद्धांतिक रूप से
कानून निर्माण लोक सदन राज्यसभा तथा सम्राट के द्वारा होता है। सैद्धांतिक रूप से तो यही है, लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि किस तरह विशेष अधिकार या किस तरह हम जो कॉमन सभा है उसके व्यापक अधिकारों की बात कर रहे हैं, हमने ये क्यों बोला है? इसका बोलने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि किसी भी विधेयक को, कोई भी सामान्य विधेयक है, उसको राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक अटका सकती है। कोई भी विधेयक आया, सामान्य विधेयक है, राज्यसभा नहीं चाहती कि इसको पारित हो, तो उसको रख लेती, उस पर स्वीकृति नहीं देती है, लेकिन 1 साल का वक्त तक ही रोका जा सकता है। अगर 1 साल के पहले, 1 साल होने वाला हो, उससे पहले पुनः प्रक्रिया शुरू हो जाए और राज्यसभा के अंदर वो 1 साल के बाद पेश दोबारा हो जाए, तो उसको स्वीकृति देनी ही देनी पड़ेगी। अर्थात व्यापक हम कह सकते हैं कि 1 साल से ज्यादा राज्यसभा उसको रोक ही नहीं सकती। इसका मतलब कानून तो वही बनेगा जो लोक सदन चाहेगा, क्योंकि 1 साल कोई बात नहीं, अभी रोक सकते हो आप फिलहाल, लेकिन कितना समय? सिर्फ 1 साल। तो हम यहां कह सकते हैं राज्यसभा साधारण या सामान्य कानून को एक वर्ष से ज्यादा नहीं रोक सकती। तो 1 वर्ष से ज्यादा क्या नहीं कर सकती? नहीं रोक सकती। तो शक्ति किसके पास हो गई? लोक सदन के पास हो गई। तो लोक सदन सर्वोच्च कानून निर्मात्री सदन है एक तरीके से। तो लोक सदन क्या हो गया? हम कह सकते हैं लोक सदन, यहां पर लोक सदन सर्वोच्च कानून निर्माता है, क्योंकि सम्राट सिर्फ हस्ताक्षर करता रहा इस टाइम पे, उसका जो कोई रोल है ही नहीं, और इसलिए राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती। तो सर्वोच्च कानून निर्माता कौन हो गया? लोक सदन हो गया। ये इसके विधायी कार्य है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि लोक सदन पावरफुल है बजाय राज्यसभा के, या हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च है तो लोक सदन है विधायी रूप में, कानूनी रूप से विधायी कार्यों के अंदर जो सर्वोच्चता है वो लोक सदन के पास है। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, हम दूसरे कार्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम दूसरे कार्य पर चर्चा करें तो वित्तीय कार्य देखते हैं, है ना। वित्त संबंधी कार्य, है ना, वित्त संबंधी कार्य में आ जाता है जिसमें वित्त जुड़ा हो, वित्तीय कार्य। जिस तरह भारत में वित्तीय कार्य में लोक सदन क्या है? सर्वोच्च है। तो उसी तरह इंग्लैंड के अंदर, अब क्या नाम है, हम ब्रिटेन की बात करें और ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटिश लोक सदन की बात करते हैं, तो वित्तीय क्षेत्र में भी लोक सदन की स्थिति मजबूत है। हम कह सकते हैं वित्तीय क्षेत्र में भी लोक सदन की स्थिति मजबूत है, शक्तिशाली है बजाय राज्यसभा के। क्योंकि 1911 का जो संसदीय अधिवेशन हुए, अधिनियम आया 1911 में, संसदीय अधिनियम आया, उसके तहत यह कहा कि जो वित्त विधेयक है
उस, है ना, वो किस में, सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश होगा। अर्थात लोक सदन के अंदर ही पेश होगा, वो राज्यसभा के अंदर जाएगा, दोनों के अंदर स्वीकृति के लिए जाएगा, लेकिन सबसे पहले कहां पे होगा, लोक सदन में होगा। क्लियर हो गया। तो वित्त विधेयक पहले सिर्फ लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोक सदन में ही रखा जाएगा। अब कौन सा वित्त विधेयक है, कौन सा नहीं है, ये भी जो निर्णय करता है वो लोक सदन का अध्यक्ष करता है ना। वो निर्णय भी कौन करेगा, लोक सदन का अध्यक्ष। लोक सदन अध्यक्ष ही वित्त विधेयक का निर्णय करता है कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, ये बात कौन करेगा, लोक सदन का यही करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वित्त विधेयक कहां पेश किए जाते हैं, लोक सदन में पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे बजट वाली बात, बजट संसद की स्वीकृति, जिसमें लोकसभा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लोकसभा की अनुमति के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता, कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता। तो ये सब कुछ लोक सदन के ऊपर है, लोक सदन का अधिकार है। तो हम यहां पे कह सकते हैं लोक सदन बजट स्वीकृति, है ना, नवीन करों की स्वीकृति, नवीन करों की स्वीकृति देता है बिना लोक सदन की अनुमति के कोई नवीन कर नहीं स्वीकार किया जाएगा। बिना लोक सदन की स्वीकृति के नया कर नहीं लगा सकते, नहीं लगेगा। तो देखिए, चाहे हम बजट की बात करें जो फैब में वहां पर प्रस्तुत किया जाता है, चाहे हम नवीन करों की बात करें, अर्थात वित्त से संबंधित जितने भी कार्य है उसमें व्यापक शक्तियां प्राप्त है लोक सदन को, व्यापक शक्तियां प्राप्त है इनको। तो हम कह सकते हैं कि वित्तीय कार्यों में भी लोक सदन कहने का मतलब यह है जो कॉमन सभा है वो एक व्यापक अधिकार रखती है, व्यापक कार्य निभाती है संसद के अंदर, और संसद में लोक सदन का बोलबाला होता है। सदस्य संख्या के आधार पर हम करें, चाहे हम कह सकते हैं कि लोक सदन जनता का सदन है, जनता की स्वीकृति उसमें मौजूद है, जनता का प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। तो लोक सदन एक महत्वपूर्ण सदन है जो विधायी और वित्तीय कार्य में सर्वोच्चता लिए हुए है। कार्यपालिका के नियंत्रण की बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट को लेकर। मुख्य है कार्य, 3 मुख्य कार्य होते हैं किसी भी, अगर हम बात करते हैं तो विधायी कार्य, इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य, 3 मुख्य कार्य माने जाते हैं। तो हमने विधायी कार्य देख लिए, उसके बाद हमने देखे हमारे वित्तीय कार्यों में, वित्तीय कार्यों की बात की कि वित्तीय कार्यों में भी लोक सदन का बोलने वाला है। अब कार्यपालिका के नियंत्रण की बात करते हैं कि यहां क्या स्थिति है। कार्यपालिका
पर नियंत्रण। देखिए, अगर हम कार्यपालिका के नियंत्रण की बात करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं मंत्रिमंडल, है ना, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है हमेशा। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सिर्फ हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति नहीं होकर संसद के लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसका निर्माण भी लोक सदन से ही किया जाता है। एक तरीके से उसका जो निर्माण है, तो हम कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो चाहे सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो, मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा जो कि बहुमत दल के जो सदस्य होते हैं, ये अपने कार्यों के लिए चाहे सामूहिक रूप से चाहे व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं मंत्री जो कि कॉमन सभा बहुमत दल के प्रति सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो मंत्री जो कॉमन सभा बहुमत दल के प्रति सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, और ये जो मंत्री हैं जो कि कॉमन सभा या बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं, इसके ही सदस्य होते हैं। यह बात भी जानने की है। अब ये किस तरह उत्तरदायी होते हैं, किन आधार पर? तो इनसे प्रश्न पूछकर, लोक सदन इनसे क्या पूछती है? प्रश्न पूछती है। पूछती है नहीं पूछती है? पूरक प्रश्न हो सकते हैं, ध्यान आकर्षण प्रश्न हो सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव जारी करके इनको हटाया जा सकता है। तो प्रश्न पूछकर जिसमें ध्यान आकर्षण, इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, ये इस तरह के चीजें हैं जिनके आधार पर कार्यपालिका पर लोक सदन क्या करता है? नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, प्रश्न पूछता है, प्रस्ताव रख करके करता है। काम रोको प्रस्ताव किया जा सकता है, हम कहते हैं कौन सा? काम रोको प्रस्ताव। इसके द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, प्रश्न पूछकर, ये इस तरह के हथियार हैं लोक सदन के पास जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और क्या क्या कार्य हैं इसके। अब कार्य हैं, ये तो हमने मेन चीजें देख ली। अब कुछ अन्य कार्य और हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। लोक सदन के अन्य कार्यों में हम देखते हैं जैसे जनता की शिकायतों को दूर करना। जनता की शिकायतों को दूर करना। जनता की शिकायतों को दूर करना अर्थात जनता की शिकायतें सुनते हैं ये लोग और उन शिकायतों के आधार पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्या करता है ये? लोक सदन
के सदस्य अपने क्षेत्र की शिकायतें सुनते हैं तथा सरकार, पब्लिक, मंत्रिमंडल, सरकार या मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करते हैं इन शिकायतों के प्रति। मंत्रिमंडल के सामने शिकायतें रखते हैं, शिकायतों का समाधान करते हैं, के द्वारा शिकायतों का समाधान करवाते हैं। भाई सभी तो मंत्री होते नहीं है, जितने भी सदस्य, तो ये अपने अपने क्षेत्रों की शिकायतों को सुनते हैं, जो इनके उसमें हो सकती है उन शिकायतों को ये वहीं पे कर देते हैं। उन शिकायतों को सुन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करके उन शिकायतों को समाप्त करवा देते हैं, अर्थात उन शिकायतों का समाधान करवा देते हैं। और जो शिकायत कुछ बड़ी शिकायतें हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, उनको पर ध्यान आकर्षित करते हैं मंत्रियों का, मंत्रिमंडल में, और सरकार के सामने उन चीजों को वो रखते हैं। तो जनता की शिकायत सुनना, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना, ये इनका सबसे बड़ा कार्य है। अर्थात जनता की शिकायतों को दूर करना, शिकायतों को दूर करना, ये मुख्य कार्य है इनका। हम बात करें तो इसके अलावा लोक सदन में जनता पर किए जाने वाले अत्याचार, अन्याय, इन पर भी नजर रखती है लोक सदन, और उनके अत्याचार और अन्यायों का हिसाब मांगती है। जब संसद का सदन चलता है, मंत्रियों से उत्तर मांगती है, पूरक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पूछ करके उन अत्याचार और अन्यायों को सामने रखती है। और किनसे प्रश्न जवाब मांगती है? मंत्रियों से जवाब मांगे जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, जनता पर हो रहे, कहीं पर अगर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार, अन्यायों के बारे में प्रश्न पूछकर सरकार को घेरती है। घेरती का मतलब यह है कि उनसे प्रश्नों के उत्तर निकलवाती है कि आप बताइए ये अत्याचार क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे, आपको जवाब देना पड़ेगा। उन जवाबों को उनको देना पड़ता है, उनको उनका जवाब देकर जहां पर अत्याचार हुए, अन्याय हो रहे हैं, उनको रोकना पड़ता है। और एक तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जनता के प्रति जवाबदेही होती है ये किसकी? लोक सदन की। तो लोक सदन हम कह सकते हैं क्या है? जनता के प्रति जवाबदेही रखता है। तो अन्य कार्य अगर हम कहें इसमें, तो हम कह सकते हैं जनता के प्रति जवाबदेहिता, जनता के प्रति जवाबदेहिता कह सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, है ना। अब बात करते हैं प्रजातंत्र का रक्षक होता है ना, आधारों पर ये क्या करते हैं? प्रजातंत्र की रक्षा करते हैं। रक्षा करना ये इनका कार्य है कि कहीं पर प्रजातंत्र की रक्षा, क्योंकि प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? लोक सदन के पास है। लोक सदन प्रजातंत्र की रक्षा के लिए कार्य करता रहता है हमेशा। लोक सदन में चलने वाला वाद विवाद जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है। क्या होता है? अगर हम बात करते हैं अन्य, लोक सदन में चलने वाला वाद विवाद जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है, शिक्षा देता है ना? देता है, नहीं देता है? इसके अलावा कॉमन सभा
जनता की अपेक्षाओं, इच्छाएं, भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। कॉमन सभा, ये लोक सदन, लोक सदन जनता की इच्छा, भावना, है ना, इस जनता की इच्छा, भावना और अपेक्षाओं का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। अपेक्षाओं का प्रतीक, है ना, मतलब कहने का मतलब चिन्ह, उसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? हमने बात की विधायी कार्यों की, कि विधायी कार्यों में लोक सदन के क्या अधिकार और कार्य हैं। इसके अलावा वित्तीय कार्य हमने देखे, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्यों को भी हमने ऑब्जर्व किया कि कार्यपालिका पर किस तरह नियंत्रण रखती है। इसके अलावा हमने देखा कि जनता की शिकायतों को किस तरह दूर किया जाता है, शिकायतों को किस तरह सरकार के समक्ष लोक सदन के द्वारा रखा जाता है। प्रजातंत्र का रक्षक माना गया है लोक सदन को, क्योंकि वो प्रजातंत्र की रक्षा का भी कार्य करता है। लोक सदन में चलने वाले वाद विवादों को जनता के सामने एक तरीके से ओपन रूप से रखा जाता है, तो राजनीतिक शिक्षा मिलती है, उनके अधिकारों की रक्षा होती है। जनता के अधिकारों की रक्षा, हम कह सकते हैं यहाँ पर जनता के अधिकारों की रक्षा, जनता के अधिकारों की रक्षा, यह भी कार्य लोक सदन का होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक सदन के व्यापक कार्य, ये तो हमने मोस्ट चीजों को देखा, अंदरूनी रूप से देखें तो व्यापक कार्य लोक सदन के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बात करेंगे लाड़ सभा की, लाड़ सभा के संगठन की, लाड़ सभा के कार्यों की, और दोनों का तुलनात्मक विवेचन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।